अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक पे, बिटकॉइन पे, जिसने दुनिया बदल दी। किसी और की भी बदली है? आप में से किसी की बदली है या बदलने वाले हैं? बदलने वाले हैं, इसके लिए बैठे हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन पे बात करेंगे। थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में हम डीपली समझ लेते हैं। बिटकॉइन रियल डिजिटल करेंसी है, मतलब डिजिटल वो चीज जो हम छू नहीं सकते लेकिन हम उसको देख सकते हैं और उसका वजूद है। ठीक है ना, वो डिजिटल है। तो ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन उसका वजूद है, उसको डिजिटल करेंसी का इनके जो फाउंडर्स हैं यानी संतोषी नाकामोटो ने ये नाम दिया कि ये रियल डिजिटल करेंसी है। अब ये रियल डिजिटल करेंसी क्यों है उसके बारे में भी आगे बताया कि ये क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब आपको ऐसा कोई बारकोड नहीं मिलेगा कि जहां पर आपको बिटकॉइन का लिखा होगा और ऐसा हो रहा होगा। क्या ऐसा होगा कभी? क्या ऐसा कभी होगा कि आप यहाँ पर मॉल में जाएं और वहां पर बिटकॉइन का स्कैनर लगा हो? होगा? होगा? कितने लोग कह रहे होगा? अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, भारत में नहीं हुआ लेकिन कहीं हो गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, ये पेपर है कौन सा? द इकोनॉमिक्स टाइम्स। इसके फ्रंट पेज पे ऐड दिया हुआ है और ये तो पेपर का नाम ही उड़ गया है, उसके भी फ्रंट पेज पे नाम दिया हुआ है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। रेट दिखा रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी आप जब मार्केट में जाएंगे और अभी आप 10 लोगों में पूछेंगे बिटकॉइन क्या है, तो शायद ही 2 कोई बता पाया कि हाँ मैं बिटकॉइन का नाम सुना हूं, और एक ही कोई ये बता पाया कि मैं अच्छी तरह से बिटकॉइन को जानता हूं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये जान जाइए कि अभी अवेयरनेस ना के बराबर है, ना के बराबर। और ना के बराबर होने के बाद आज का जो रेट है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या करंट प्राइस है? 51 लाख रुपए आज का प्राइस है। और पेपर में कुछ दिन पहले ही 37 लाख रुपए छपा था इन जून। कितना? 3 महीने पहले 23 लाख 3 लाख मैंने 23 पे, मतलब 2009 में 6 रुपए का था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो है क्या एक्चुअली में बिटकॉइन और इतना बवाल कैसे मच गया और इतना ऊपर कैसे चला गया? तो उसके लिए कुछ उन्होंने पैरामीटर सेट किए जो लोगों की नजर में वैल्यू रखते हैं। मतलब कोई फर्जी चीज तो नहीं पड़ जाएगी ना इतनी, यानी लोग उसको समझ रहे हैं और समझने के बाद उसको वैल्यू दे रहे हैं, तभी रेट बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि डिजिटल कैश है जिसकी लोगों को जरूरत है। ठीक है, नो कंट्रोल। पहली बात क्या है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। तो उससे फायदा क्या हुआ? इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसका रेट ऊपर नीचे नहीं कर सकता। जितना है उतना ही है, उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से सोर्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, एक और ओपन सोर्स है, यानी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। जैसा मैंने पहले बताया कि आप जाके हर ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, वहां पर समझ सकते हैं कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितनी क्रिप्टो करेंसी है, कितना वैल्यू मैं किस किस कंट्री में, पूरा लेजर मेंटेन। आज तो टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। कोई भी इसका मालिक नहीं है। मैं मालिक होता तो मेरे कंट्रोल में होता, तो मालिक ही नहीं है। जिसने बनाया वो गायब हो चुका है। हमको लगता है किसी ने बता दिया पब्लिक में जाके, या किसी को पता चल गया होगा ये बिटकॉइन बना रहा, तो किसी ने रातों रात उठा लिया, इसीलिए आज तक वो गायब है। ऐसा हुआ है कभी आप लोग के साथ? पता चला मार्केट में कुछ पता चला और गायब हो गया वो? नहीं हुआ ना, अच्छी बात है। कुछ ऐसा इन्वेंट करना तो पहले गायब हो जाना। ठीक है, और हर कोई यूज कर सकता है। मतलब सबसे बड़ी बात है, बना तो है पब्लिक में और हर कोई उसको यूज कर सकता है। तो ये है कंट्रोल वाला बैंक, जैसे एसबीआई या कोई भी बैंक जहां से एक ही कमांड दी जाती है और वहीं सब कंट्रोल होता है। और एक अनकंट्रोल, यानी वो इतना बिखरा हुआ है कि उसकी कंट्रोल किसी के कंट्रोल में है नहीं, जो एक चाल है वही चाल चलेगा। कॉफी मशीन में अगर आप बटन दबाओगे तो कॉफी निकलेगी ना, जूस तो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से सबमिट किया हुआ है। लेकिन अभी आप अपने घर में जाइए, चाय पिलाना नहीं, पानी पी के काम चलाओ, ज्यादा चाय पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कोई कंट्रोल है ही नहीं। वहां तो एक ही कंट्रोल है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही कोड और कमांड दिए हुए हैं और वही चलेगा।
कभी हुआ ऐसा घर पे गए हैं और कहा चाय लेके आना श्रीमती और उधर से पानी आ रहा है कि चाय तो नहीं मिलने वाली, होता है ना, दूध खत्म है, पहले दूध लेके आओ। शादी हो गई क्या? अच्छा, एक्सपीरियंस पहले से है, चलो ठीक। और अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वर्चुअल में कैसे काम करता है, मतलब आपको फिजिकल तो ये पता है कि भाई बैंक के सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंट्रलाइज यानी हर एक कमांड एक ही डेटा सेंटर से जाता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, यहाँ पर ये बढ़ता चला जाएगा, इससे भी आ सकता है कमांड, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, और इससे भी लिंक होके और स्प्लिट हो सकता है। यानी कि हो सकता है कमांड दिल्ली से आ रही हो सकता है मुंबई से आ रही हो सकता है बैंगलोर से आ रही हो सकता है लंदन से आ रही हो, कहीं से भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल में नहीं, कहीं से भी आ सकता है। ऐसा होगा कि सर्वर एक जगह बंद हो गया तो दूसरी जगह चालू, दूसरा बंद हो गया तो तीसरी जगह चालू। ये जैसे एक सेंटर सर्वर है हमारा, तो एक ही जगह से डेटा पास हो रहा है, लेकिन वो 6 जगह हमारा सर्वर सेंटर है, तो अगर एक बंद हो गया तो दूसरी जगह से जाएगा, दूसरा बंद हो गया तो तीसरी जगह जाएगा, तीसरा बंद हो गया तो चौथी जगह जाएगा। अभी कुछ दिन पहले गूगल का सर्वर बंद हो गया था, ट्विटर भी हैंग